नमस्कार, आप देख रहे पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बगावत कर पिछले साल उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता छीनी थी। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे, शिवसेना और पार्टी सिंबल धनुष बाण से भी हाथ धो बैठे हैं। हालांकि इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उधर चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे गुट के हौसले काफी बुलंद है। विधानसभा में शिवसेना के जिस दफ्तर पर कभी उद्धव ठाकरे का दबदबा होता था, सोमवार को वह भी उनके हाथ से निकल गया। संसद भवन में भी 128 कमरा नंबर शिवसेना शिंदे गुट को अलॉट किया गया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शिवसेना के राष्ट्रीय दफ्तर, बीएमसी में शिवसेना के दफ्तर समेत तमाम संपत्तियां भी उद्धव गुट के हाथ से फिसल सकती हैं। रिपोर्ट देखें। शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है, जिस पर सुनवाई जारी है। उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। उधर उद्धव ठाकरे से पहले ही एकनाथ शिंदे गुट भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। शिंदे गुट ने इस मामले में केवियट दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे मामले में कोई भी फैसला से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने। चुनाव आयोग के फैसले उद्धव से पिता की बनाई पार्टी एक झटके में छिन गई। आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव के पास कुछ ही विकल्प बचे हैं। अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा इसमें पहले विकल्प के जरिए उन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी है। उद्धव के पास दूसरा विकल्प शिंदे गुट से समझौता करना है। इसके लिए वो भावनात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। पार्टी के नेताओं को वापस अपने पाले में करने के लिए पुरानी दुहाई दे सकते हैं। इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि अब दोनों गुटों के बीच अहम की लड़ाई भी शुरू हो गई है। एक और विकल्प है उद्धव का जय फॉर्मूले पर काम करना पर भी उद्धव ने चलना शुरू कर दिया है। इसके जरिए भी उद्धव शिवसेना पर फिर से दावा जता सकते हैं। दरअसल 1987 में एम चंद्रन के निधन के बाद उनकी पार्टी AIADMK 2 धड़ों में टूट गई थी। पार्टी के ज्यादातर वित्त MGR की पत्नी जानकी रामचंद्रन के साथ थे। जानकी राज्य की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जयललिता की संगठन पर पकड़ थी। जयललिता ने 1989 में हुए चुनावों में जानकी गुट के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। जानकी गुट को 9% वोट से संतोष करना पड़ा, वहीं जयललिता 22% से ज्यादा वोट मिले। पार्टी संगठन पर पकड़ और अपनी क्षमताओं के दम पर जयललिता ने AIADMK पर नियंत्रण दोबारा हासिल कर लिया था। ऐसे में अगर कोर्ट की लड़ाई भी ठाकरे हार जाते हैं और शिंदे गुट से बात नहीं बनती, तो उद्धव नए सिरे से राजनीति में उतर सकते हैं। उद्धव ने अभी से कहना शुरू भी कर दिया है कि हम मशाल लेकर उनका मुकाबला करेंगे। ऐसे में उनके सामने नगर निकाय चुनाव सबसे अहम सीढ़ी। वो जनता के बीच जाकर भाव तौर पर प्रचार कर सकते हैं, पार्टी की लड़ाई और पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इस चुनाव में उद्धव गुट को फायदा हुआ तो वो शिवसेना के नाई के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अगर चुनाव के नतीजे उद्धव गुट के पक्ष में नहीं हुए तो जरूर उन्हें और उनके बेटे के राजनीतिक करियर को बड़ा झटका लग सकता है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में शिवसेना के पास 191 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे जिसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे उसके हस्ताक्षर से इन पैसों का संचालन होगा, यानी उद्धव ठाकरे को पार्टी चलाने के लिए पैसों के संकट का सामना करना पड़ता। पूरे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के बड़े दफ्तर और मुंबई में 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं, जिस पर कब्जे को लेकर भी जंग होना तय है। दादर में शिवसेना का दफ्तर और पार्टी का मुखपत्र सामना का स्वामित्व को लेकर भी सवाल है। हालांकि इनका संचालन ट्रस्ट के जिम्मे है। इस बीच एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से उद्धव ठाकरे को तेजी से बेदखल करने में लगे हुए हैं। हालांकि सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि वो उद्धव सेना की किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने लालच में आकर 2019 में गलत कदम उठाया और वोटरों को धोखा दिया। शिंदे ने कहा, हमें पार्टी की संपत्ति और फंड का लालच नहीं है। हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने उद्धव सेना से अलग होने का कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और चलिए पक्ष विपक्ष में तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय कृष्ण जी हैं, नेता हैं शिवसेना के, बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं NCP के, आपका बहुत स्वागत है। ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा
से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, शिंदे गुट के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सीधा सवाल मेरा विजय कृष्ण जी आपसे है। विजय जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे गुट के जो हौसले हैं वो काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। विधान भवन में शिवसेना के जिस दफ्तर पर कभी उद्धव ठाकरे का दबदबा होता था, वहां पर अब शिंदे गुट का दबदबा होगा। कितना बड़ा झटका है ये आप लोगों के लिए? हम बहुत प्रशांत है। कारण है कि हम सबको मालूम है टर्की में भूकंप आ गया है, हजारों लोग, लेकिन हमारा भारत देश में प्रजातंत्र व्यवस्था में एक बड़ा भूकंप ये विषय है। हम चुनाव आयोजन को सम्मान करते हैं, सीबीआई को सम्मान करते हैं और प्रवर्तन निर्देशक जो है ईडी को सम्मान करते हैं, लेकिन जब कुछ लोग के आदमी के आदेशानुसार अगर चुनाव आयोजन समिति काम किया तो SIM को फलित रिजल्ट मिलेगा। मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि केस से जब हम लाखों शिवसैनिक उद्धव साहब को समर्थन देते हैं, सिर्फ 40 MLA विधायकों को लेकर चुनाव आयोग समिति ने हमको हमारा जेल से दूर किया है। इसे हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एकदम जो केस लिस्टिंग होगा हमारी तरफ जरूर आ जाएगा। और हम आपको ये भी बताना चाहता हूँ, शिंदे जी हमारे उद्धव साहब के खिलाफ बहुत अपशब्द सुन रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ केस भी फाइल हो चुका है। जब हमारा छत्रपति शिवाजी का जयंती 19 था, फरवरी 19 है ना, लेकिन ये चुनाव आयोजन का ये निर्णय 17 आया। पूरा महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी के सिद्धांतों से, बाला साहब जी का हिंदुत्व सिद्धांतों से जब हमारा पार्टी चलता है, इतना धक्का है। मैं वही कहना चाहता हूँ पंतप्रधान जी को, हर दिन आप स्वच्छ भारत के बारे में पूछते ही रहते हो, लेकिन क्या हो रहा है कांग्रेस में? आप विधायकों को एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया है। मैं कह रहा हूँ आपका डिबेट का नाम है पक्ष विपक्ष है। तो मैंने सोचा था पालक पक्ष में रहने से अच्छी बात है, विपक्ष में रहने से भी बहुत अच्छी बात है ना। जो पालक पक्ष दोष पूरा का काम। चलिए ये बताइए, आपको झटके पे झटके लग रहे हैं। शिंदे गुट कह रहा है कि देखिए हमें कोई संपत्ति का लालच नहीं है। अब आप लोगों के पास क्या विकल्प है? अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, घायल हुआ व्याघ्र शेर आके बहुत खतरनाक है। आप जिन लोगों से टक्कर लिया है वो ठाकरे हैं, पूरा महाराष्ट्र में लोग ऐसा समझ रहे हैं हम नरेंद्र मोदी जी को महात्मा गांधी जी जैसा तरह देखा है। धीरे धीरे बात करते हैं, मन की बात बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन ये बुरा काम है। एक मल्टी पार्टी सिस्टम को, एक हिंदुत्व पार्टी को आप नाम और निशान नहीं रहना चाहिए, ऐसा निर्णय लेने से क्या समस्या आने वाला है? अराजक तत्व फैला जाएगा, लोगों को विश्वास कम हो जाएगा कि डेमोक्रेसी में क्या है, कुछ एक ये आके लोकशाही नहीं है, तानाशाही है, एक आदमी डिसाइड लेता है। हम चुनाव आयोजन नीति को सम्मान देते हैं, लेकिन वहाँ एक इम्पार्शियल सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा जो सिस्टम थे वो खराब हो चुके हैं। हम ये नहीं करें। ऋतुराज जी जवाब दीजिए, पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया। उद्धव ठाकरे ने हालांकि आज ये भी कहा कि गद्दारों ने पीठ में छुरा खोपने का काम किया है। वही मैं कह रहा हूँ, वो पीछे से मार के वो बढ़ गए हैं। ऋतु जी की बात, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है, पीठ पे छुरा मारा। तो मैं एक सवाल मंडे जी से करना चाहूंगा कि जब जनमत ने बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया, उसके बाद में वो अलग जाकर के सरकार बना लेते, यानी कि उन्होंने जनता की पीठ पे छुरा घोंपा। जनता की जो विचारधारा, जिस विचारधारा को जनता ने चुना, उस विचारधारा को के साथ गद्दारी की गई। और जो बाला साहब के शिवसैनिक हैं, जो उस विचारधारा, उनकी विचारधारा पे चलते हैं, वो अलग गए और अलग जाकर के उन्होंने बीजेपी के साथ में सरकार बनाई। तो इसे मेरे हिसाब से
पीठ पे छुरा घोंपना तो नहीं कहेंगे। अगर हमें लालच होता तो शिवसेना भवन भी आज हमारा कब्जा हो चुका होता, मातोश्री के ग्राउंड फ्लोर पे भी हमारा कब्जा हो चुका होता, और बाकी जो इनकी पार्टी प्रॉपर्टीज हैं और है उन पे अभी तक कब्जा हो चुका होता, क्योंकि ऑलरेडी हम सत्ता में हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो चीजें नहीं करी। तो ये चीजें जो विचारधारा है बाला साहब की, वो दिखा रहे हैं कि विचारधारा किसकी है। और चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है, 15-16 महीने हैं, सामने आ जाएगा कि जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं है, किस विचारधारा के साथ में जनता है आज के समय। नहीं, सीधे सीधे लेकिन आरोप आप लोगों पे ये भी लग रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाया और यही वजह है कि इस तरह का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आया है, आप लोगों के पक्ष में आया है। देखिए होता क्या है कि जब कहीं किसी चीज की हार हो जाती है, किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की हार हो जाती है, तो वो अपना आत्मचिंतन ना करके दूसरों पे ब्लेम डालना शुरू कर देता है। वो मेरे हिसाब से आदमी और पार्टी की सबसे बड़ी कमी होती है, सबसे बड़ी खामी यही होती है। और जो अहंकार है, आज मैं ये कहूंगा कि जो उद्धव जी के गुट के अंदर जो अहंकार है, वो शायद इनको आत्मचिंतन आत्ममंथन करने से रोक रहा है। मैं यही कहूंगा कि इन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि इनकी क्या क्या कमियां थी, क्या ऐसा रहा कि वो चूके हैं। मैं हरियाणा के अंदर एक बहुत महाराष्ट्र से दूर और बाला साहब की विचारधारा से जुड़े हुए मुझे 25 साल हो गए। आज के समय अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए अगर हम बात करें, मैं वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने गुड़गांव से विधायक जो यहाँ आए थे और उनके साथ में जो सीन हुआ और मैंने रेस्क्यू करके वो मुंबई पहुंचाए थे, मैं खुद वो व्यक्ति हूँ। आप पूछ सकते हैं कि उस समय उद्धव जी, ठीक है मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है मुकेश जी अब सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात जो स्थितियां हैं उद्धव गुट के लिए तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी वो महत्वता मिलेगी महाविकास आघाड़ी में शिवसेना गुट को जो इससे पहले मिलती रही? उस वक्त तो आप सरकार में भी थे, लेकिन अब तो सरकार में भी नहीं है और अब हालात जो है वो उद्धव गुट के वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अभी भी वही महत्वता मिलेगी क्या? देखिए जो महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री शिंदे ग्रुप के जो 40 आमदार लेके ईडी सीबीआई के माध्यम से जो उन्होंने बनाया, पहली बात तो लिहाजी ऐसा है कि उनको पब्लिक नहीं मानती है और उद्धव जी के जो घड़ा है वो भरा का भरा ही है। ये इलेक्शन के अगर ऐसे घमंड है और इनको चुनाव चिन्ह मिल गया, तीर कमान मिल गया, तो ये इस्तीफा देके चुनाव लड़े तो जनता इनको है जवाब दे देगा। महाराष्ट्र की जनता में आपस में मराठी के दुश्मन हो गया, दलित के दुश्मन हो गया, यानी भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया। और ये खत्म करने वाला बीजेपी के लोगों ने शिंदे साहब को इस्तेमाल करके उनके पार्टी के अंदर उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़कर अलग बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन उनके जो पूरे निशान और नाम को मिटाने का उन्होंने अमित शाह के इशारे से कसम खाती है। जब अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में आकर बोला था कि आप जमीनी स्तर पे काम शुरू करो, तब से उन्होंने ये काम शुरू किया है। क्योंकि शिंदे साहब अगर बीजेपी के साथ में बी टीम बन के काम कर रहा है तो शिंदे साहब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद घोटालेबाज है। उनके ऊपर भी बहुत से आरोप लगी थी जब चाइना में थे। रही बात आपकी सवाल, भाई साहब ने अभी कहा शिंदे ग्रुप से कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी की जो है फोटो दिखाकर जीते हैं, सब कुछ ठीक है, आपने ये कह दिया, मैं आपकी बात को जवाब दे दूं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बीजेपी ने बनाया था कश्मीर में, क्या जनता से बोल के आप लोगों ने वोट लिया था कि मैं कश्मीर जो महमूदा मुफ्ती के साथ हम सरकार बनाएंगे कश्मीर में? तो आपने धोखा नहीं दिया, आपके लोगों ने धोखा नहीं दिया बीजेपी ने। उस पार्टी के साथ आप गए हो साहब, उस पार्टी के साथ आप गए हो। आज तो आपको मतलब आगे चढ़ा रहा है, चंदा बेटा सोनी पे राम करे भला करे, आने वाले समाज में कोर्ट में मैटर चल रहा है और उसके अंदर आपको कोर्ट के अंदर सभी देश की नजर है और कोर्ट गलत नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। मनोज पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। बीजेपी के नेता है मनोज पंडित जी। मनोज जी सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है। देखिए उद्धव गुट बार बार ये कह रहा है कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के साथ साथ आप लोगों ने ये फैसला दिलवा दिया शिंदे गुट के पक्ष में, क्योंकि पार्टी भी गई, पार्टी सिंबल भी गया, बाकी संपत्तियां भी एक एक करके जारी है। अब ऐसे में सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है मुकेश जी एक सेकंड रुक जाइए ना, अभी आते हैं।
लौटते हैं, फिर लौटते हैं। ठीक है मनोज जी। नेहा जी, अब आरोप तो इनको लगाना ही है ना, कोई ना कोई आरोप तो लगाएंगे ये कि क्या हुआ। अब आप ये देखिए कि जो धोखा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने मोदी जी की फोटो लगाई और चीजें की, चुनाव हमारे साथ लड़ा मिलके, और जब सरकार बनाने वाली बात आई तो कि इन्होंने सरकार के लिए कुछ और पक्षों को ढूंढ लिया और सारी चीजें कर ली। नेहा जी, तो मेरा मानना ये है के साथ भी सरकार बनाने में देवेंद्र जी उत्साह से चुनाव आयोग का जो परिणाम आया है, जनता को आदेश आया है, ठीक है, हमारे को खराब बोलती है, कांग्रेस को खराब बोलती ये है। कह रहे थे कि साम दाम दंड भेद सभी तरीके आजमाने की, आप लोग इतने उत्सुक थे कि सभी तरीके आजमाने के लिए तैयार थे। इससे पहले भी महाराष्ट्र की आवाम में, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कैसे गुपचुप तरीके से शपथ ग्रहण समारोह करवा दिया जाता है, रात के अंधेरे में शपथ ग्रहण हो जाता है। ये तमाम चीजें देखी है महाराष्ट्र की जनता ने सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मनोज जी। नहीं है कि इसमें बीजेपी को लेना देना नहीं है। आप ये देखिए कि भाई दो गुट इनकी आपस की लड़ाई है, इसमें हमारा क्या लेना देना भाई। जहाँ 40 विधायक चले गए, 10 विधायक बचे। आप देखिए ना कि खाली पार्टी पेपर से नहीं होती, पार्टी वहाँ होती है जहाँ जहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पार्टी होती है। अभी चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, अगर चुनाव आयोग का कोई आदेश है तो वो इंडिपेंडेंट आदेश है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पर हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो लोग किसी के लिए लॉयल नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, पूरे देश के अंदर भागकर सरकार बनाना चाहिए, तोड़फोड़ की राजनीति करके लोगों को नीचे गिराकर उसके बाद सरकार बनाना चाहिए। चलिए विजय जी, ऐसा होना क्या चाहिए। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार कर लिया है? क्या उद्धव ठाकरे ने स्वीकार कर लिया है? सर्वे में देख ठीक लीजिए, है, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए मुखलेश जी। ठीक है विजय जी, क्या उद्धव ठाकरे ने ये स्वीकार कर लिया है कि अब उन्हें मशाल के साथ ही आगे बढ़ना है? भले ही वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया हो, लेकिन ये स्वीकार कर चुके हैं अंदरूनी कि अब वो मशाल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का क्या और तरीका अख्तियार किया जाएगा उद्धव ठाकरे की तरफ से? देखिए, जब 1969 में इंदिरा गांधी जी सस्पेंड हो चुके हैं, जब इंदिरा गांधी जी ने सस्पेंड हो चुके हैं, चुनाव आयोग समिति ने दोनों गुटों को दो सीटें हैं, 39 कामराज जी और एक पक्ष में और इंदिरा गांधी जी एक पक्ष में, कांग्रेस आर के साथ गाँव में लड़े हैं। और इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस का पहचान बन चुकी है। ऐसा ही जब आप 87 में पुरंची तलेवर मोहन जय रामचंद्रन जी के निधन के बाद वहाँ एडीए की में क्राइसिस आई थी, वहाँ जानकी रामचंद्रन जी के पास सभी विधायक थे, बहुत सारे पार्लियामेंटरी एमपी थे, लेकिन पॉपुलर विल किसके पास था? पॉपुलर विल आपके ललिता जी के पास है। वही मैं कह रहा हूँ, जो ठाकरे के पहचान शिवसेना है उससे आप अलग नहीं कर सकते। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कौन ये गाड़ी वाला, ये शिंदे जी कौन है मुझे नहीं मालूम। जब ये टेक्निकल coup d'etat हुआ, कामाख्या आसाम में गए शिंदे साहब, ये एकनाथ शिंदे जी कौन है हमको कोई नहीं मालूम। कारण एकनाथ शिंदे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता एकनाथ शिंदे को। उद्धव ठाकरे के नाम से पार्टी जानी जाती है। रितु जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये एक उदाहरण है हमारे सामने जयललिता का। जयललिता की संगठन पे इतनी तेज पकड़ थी, इतनी बेहतर पकड़ थी कि 1989 में राज्य में जब चुनाव हुए थे तो जानकी गुट के मुकाबले उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो ये उदाहरण है कि अगर आपकी संगठन पर पकड़ रहती है तो आपके जो नेता हैं चले जाते हैं, आ जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन आप उससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और दूसरा तो सिंपैथी फैक्टर बहुत अच्छा है उद्धव ठाकरे के साथ कि जी हमारे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा धोखा दे दिया, हमारे पीठ पे छुरा घोंप दिया, जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। विजय जी एक सेकंड, रितु जी से सवाल है, मैं लौटती हूँ। और परिवार जो पार्टियां अगर लोगों से बनती है, विचारधारा में बनती है, पार्टियां परिवार की कोई बपोती नहीं होती, जागीर नहीं होती। आपने बनाया कहा है भाई साहब, पार्टी तो हैसियत की पार्टी बनाई है ना आखिरी के नाम से। नहीं कह रहे, देखिए उस पार्टी के साथ आपने समझौता फिर से कर लिया जिसकी खुद की कोई विचारधारा नहीं है। वो कह रहे हैं देखिए जम्मू कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ समझौता कर लेते हैं, उनकी विचारधारा है क्या? देखिए, विचार पार्टियों जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके अंदर बहुत अनसर्टेन जो नहीं, फिर तो ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं आप। लेकिन जहाँ नीतीश कुमार ने मोदी जी की बुराई किया और मोदी जी के साथ बीजेपी की सरकार बिहार में बनाए, स्वार्थी आप लोग हैं।
J&K के अंदर 370 हटी उनके जाल में फंस गए बीजेपी वाले की, बचने पाओगे? और जो आज उद्धव ठाकरे को धोखा दे रहे, कल आपको धोखा देने वाले हैं। तो इन्होंने भी पीछे जो है वो ये एनडीए का हिस्सा रहे हैं, इन्होंने भी गुपचुप रात के अंदर जो है वो सरकार बनाई थी। अरे भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अजीत पवार उसमें देवेंद्र जी ने हर किसी को लालच देने का काम किया। हमारे लोग अगर दागी थे, जेल गए, अगर कबूल करते तो आज हम सक्षम होता, लेकिन हमें मंजूर नहीं था। हमें मालूम था चोर के दाढ़ी में तिनका है, और इसके लिए जितने लोग भागे हैं, 26 आमदार पे केस है, सबकी ईडी जांच कर रही थी। आज शिंदे सबके साथ हवा में उड़ रहे, घूम रहे, करोड़ों के फंड लेके, बच्चों को से लेके सब चुप बैठ गया। लौंडी त्राना दूध के दूल्हे हो गए, सारे लोगों के पीछे पुलिस लगी। एक सेकंड ऋतु जी, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए पार्टियां हैं और पार्टियां राजनीति में विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं समझौता कर लेती है, तो फिर अगर उद्धव ठाकरे ने किया तो क्या गलत कर दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो सही है, अगर उद्धव ठाकरे कर देते हैं तो वो गलत है। ये कौन सा पैमाना है, ये कौन सा मापदंड है सर, इसको भी समझने की जरूरत है। अगर आप डिप्लोमेटिक बात करेंगे तो जनता पकड़ लेगी, और जनता बहुत समझदार है। जब वोट की चोट देती है तो सब चीजों को आंक कर, माप कर, तभी अपना मत का इस्तेमाल करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।